आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसने इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में एक बार फिर से हाहाकार मचा दिया है। और ये रिपोर्ट है एफजीएफए को लेकर के। एक तरफ जहां व्लादिमीर पुतिन के दौरे का इस समय इंतजार पूरा भारतवर्ष कर रहा है, हर डिफेंस एंथुजियास्ट कर रहा है, और जो जो SU-57 पर नजर बना के रखे हैं वो सब कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच रक्षा मंत्री जी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद से एक बार फिर से अनिश्चितता के बादल इस डील पर मंडरा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ऐसे इंडिकेशन मिले थे कि इंडियन डिफेंस कम्युनिटी और डिफेंस मिनिस्ट्री खुद इस समय SU-57 फैलन को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, और हम सब ये मान के चल रहे थे कि डील हो ना हो, आज नहीं तो कल फाइनल हो ही जाएगी। लेकिन इसी बीच न्यूज 18 ग्रुप से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया कि भारत का क्या डिसीजन होगा SU-57 स्टेल्थ फाइटर को लेकर के, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया रूट के अंतर्गत इनका निर्माण भारत में किया जाना है, तो रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर काफी एक अतरंगी जवाब दिया। उन्होंने न्यूज 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी सर से बात करते हुए कहा कि भारत इस समय SU-57 को लेकर नॉन कमिटल है। कहने का सीधा मतलब यह है कि उन्होंने अभी स्पष्ट तौर पर यह कहने से मना कर दिया कि डील फाइनलाइज की जाएगी या नहीं। दरअसल उनसे भारत और मॉस्को के बीच में जो सैन्य संबंध है उसको लेकर प्रश्न किए जा रहे थे, जहां पर उन्होंने एक तरफा जवाब देने से इनकार करते हुए ये कहा कि इस समय जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनकी तरफ देखा जा रहा है, और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो ऑप्शन हमारे लिए सबसे उचित होगा उसके तरफ ही भारत जाने वाला है। ये इंटरव्यू ऐसे समय पर आया है जब इस समय भारत और अमेरिका के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो काफी चरम पर है, और ये माना जा रहा है कि अगर भारत ने रूस के साथ कोई और बड़ी डील साइन करी तो ये अमेरिका को ट्रिगर करने का काम करेगी। लेकिन इसी बीच में रिपोर्ट में ऐसा SU-57 को लेकर जब उन्होंने टिप्पणी करी तो उसके बाद से लोगों ने कयास लगाने शुरू करे कि क्या भारत इस समय कोई और अल्टरनेटिव देख रहा है। क्योंकि हमेशा जब FGFA की डिबेट होती है तो वहां पर दो ही एयरक्राफ्ट की बात होती है, या तो SU-57 फैलन या फिर F-35 लाइटनिंग 2। लेकिन रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज ने पहले भी कहा था कि इस समय SU-57 भारत के एक्टिव कंसिडरेशन में है, जहां पर प्रपोजल को कंसिडर भी किया जा रहा है। हो सकता है कि रक्षा मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा हो यह मौजूदा सिनेरियो के हिसाब से ही कहा हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सैन्य जब भी प्रोक्योरमेंट की बात होती है तो जब तक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो जाए कभी स्पष्ट टिप्पणी नहीं आती है। और भारत की अगर हम रिक्वायरमेंट को देखें तो ये देखना काफी लाजमी होगा कि हम किस स्थिति में हैं और भविष्य में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं। हम सब जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान को देखते हुए जब हम टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो हमारे लिए 42 एक्टिव स्क्वाड्रन काफी कंपल्सरी हो जाती है। लेकिन भारतीय वायुसेना अब अपने रिकॉर्ड लो स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां पर हमारे पास सिर्फ 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है। यानी कि हमें 2035 का जो टारगेट है, जहां पर हमने 42 स्क्वाड्रन को टारगेट करके चलने की बात की है, तो ऐसे में यहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट इस समय डिस्कशन का हिस्सा हैं ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। सबसे खास बात तो ये है कि रक्षा मंत्री जी ने ये भी कह दिया है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो जो भी ऑफर है उनको इवेलुएट किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने अपने इस पूरे इंटरव्यू में जो इंडिजिनस फाइटर जेट का पर्सपेक्टिव था वो सामने रखा था। हो सकता है कि उन्होंने इस चीज को फिलहाल यहाँ डिस्कस करने से ही मना कर दिया हो, लेकिन उनके डिस्कशन में प्रमुख जो केंद्र बिंदु था वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग थी। हालांकि अगर हम पर्टिकुलरली SU-57 फैलन की बात करें तो इन्होंने जो कुछ भी ऑफर कर दिया है, अब इससे ज्यादा कुछ ऑफर कर पाना किसी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम SU-57 का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम आपको बता रहे हैं कि भारत के सामने क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि आपको जानना चाहिए ताकि आप पूरी पिक्चर को आसानी से समझ सकें। यहाँ पर बोलना काफी आसान है कि भारत 114 राफेल या फिर 60 से ज्यादा SU-57 की तरफ चला जाए। देखिए, इनके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम राफेल की बात करें तो निसंदेह राफेल एक कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म है, और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां पर राफेल से लॉन्च करी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने पाकिस्तान के मल्टीपल बेसिस को टारगेट किया। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि ये एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, और इन सब की रडार टेक्नोलॉजी फिलहाल भले ही भारत को एयर डोमिनेंस दे रही है, लेकिन अगर हमारे एडवर्सरी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार टेक्नोलॉजी को होस्ट करते हैं अपने एयरक्राफ्ट में या इंटीग्रेट करते हैं, तो ये जो अभी डोमिनेशन बना हुआ है ये कहीं ना कहीं चैलेंज तो होगा, और ऐसी स्थिति में हमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि मौजूदा SU-57 में भी जो रडार अभी इंटीग्रेट किया गया है वो उतना कैपेबल नहीं है, लेकिन जो ऑफर दिए गए हैं हमें ये भूलना नहीं चाहिए। खैर, राफेल में हम वापस आते हैं।
राफेल में दूसरा एडवांटेज भारत के पास ये है कि भारत के पास से पहले ही स्टैब्लिश किया गया एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, जहां पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के जो इंजन एमआरओ फैसिलिटी है, ये भी डसॉल्ट एविएशन ने इस समय भारत में ही स्टैब्लिश करके रखी है। और डसॉल्ट एविएशन पूरा तैयारी कर चुका है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर के इन एयरक्राफ्ट को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का। लेकिन इसके अब डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज हमने ये भी कह दिया कि रडार टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हम एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें हम एक 5th जनरेशन फाइटर की कीमत में खरीदने वाले हैं। अब इस बात से बहुत सारे लोग एग्री नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो एक राफेल की यूनिट कॉस्ट इस समय हमें $100 मिलियन के आसपास या उससे भी ज्यादा पड़ रही है। और इसी प्राइस टैग में हमें SU-57 या दूसरे प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। वहीं अगर हम SU-57 के एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज तो ये है कि ये एक जनरेशन का ऊपर का एयरक्राफ्ट है और इस समय ना तो पाकिस्तान के पास कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, यहाँ पर चाइना भले ही J-20 और J-35 पर काम कर रहा है, लेकिन भारत के लिए इस समय SU-57 इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरा एडवांटेज SU-57 के साथ ये है कि हमें अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन के यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर रूस ने कहा कि भारत का जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार है, जिसको हम विरूपाक्ष के नाम से जानते हैं, या इसको आसान शब्दों में आप उत्तम एसर रेडार का स्केल अप वेरिएंट भी कह सकते हैं, जो कि गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल्स को होस्ट करता है, ये अनमैच्ड ट्रैक और सर्च कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। इसके बाद इंडिया स्पेसिफिक इनहेंसमेंट्स को वो मंजूरी दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत के जो एवियोनिक्स हैं, भारत के जो सिस्टम्स हैं, उन्हें इंटीग्रेट करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा इंडियन मेड वेपन सिस्टम, फिर चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स हो, जिसमें हम BBR कॉम्बैट कैपेबल अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 तीनों की बात करें तो इनके इंटीग्रेशन को मंजूरी मिलेगी। और एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसे कि रुद्रम परिवार की मिसाइल्स हो गई, ये भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनफैक्ट रूस ने अपनी 2 सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो कि है ज़िरकॉन और किंजाल, इनको भी ऑफर किया हुआ है। और दूसरे जो एयर टू एयर लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल, जिसको R-37M के नाम से जाना जा रहा है, इसको भी उन्होंने ऑफर किया है। इनफैक्ट आज तारीख है तकरीबन 9 नवंबर और आज के दिन ही रूस की तरफ से SU-57 का एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी जारी किया गया है, जहां पर पहली बार ये हमें बीस्ट मोड में देखने को मिला है। जी हाँ, अभी तक आपने फेलन को स्टेल्थ मोड में देखा होगा, जहां पर इंटरनल वेपन बे में ये हथियारों को कैरी करता है, लेकिन आज इसके बीस्ट मोड की जो वीडियो है ये भी जारी कर दी गई, जहां पर ये पता चला कि ये कॉन्टेस्टेड इन्वॉल्वमेंट में स्टेल्थ मोड में भी ऑपरेट कर सकता है और जरूरत पड़ने पर बीस्ट मोड में भी ये ऑपरेट कर सकता है। अब ये बीस्ट मोड क्या है? बीस्ट मोड में बेसिकली जो मिसाइल्स है वो एयरक्राफ्ट के एक्सटर्नल पायलन्स, जिसको आप हार्ड पॉइंट कहते हैं, वहां पर इंटीग्रेट की जाती है। और आपको F-35 में भी बीस्ट मोड देखने को मिला होगा, यानी कि ये भारत के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को लेकर आएगा। लेकिन अब भारत का निर्णय क्या होगा, ये भारत के रक्षा मंत्रालय के ऊपर है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये डील फाइनलाइज करनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।